मित्रों, आज हम मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों पर चर्चा करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि मौर्य काल के बारे में हमें प्रमुख जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है? बिल्कुल। मौर्यकाल की जानकारी हमें मुख्यतः दो प्रकार के स्रोतों से मिलती है, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, विदेशी और संगम साहित्य शामिल हैं। उदाहरण के लिए महावंश और दीपवंश जैसी बौद्ध कृतियां श्रीलंका और भारत के शासकों का क्रमबद्ध विवरण देती हैं, जबकि विदेशी यात्रियों जैसे मेगस्थनीज की इंडिका से प्रशासनिक विवरण मिलते हैं। आपने इंडिका का उल्लेख किया, जो मेगस्थनीज द्वारा लिखा गया था। क्या इसमें भारतीय समाज और प्रशासन का चित्रण विश्वसनीय माना जा सकता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिका काफी हद तक विश्वसनीय मानी जाती है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। उदाहरण के लिए मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा, जबकि वास्तव में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। उन्होंने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि अन्य स्रोतों से दासों का उल्लेख मिलता है। यह दिखाता है कि विदेशी यात्रियों की दृष्टि सीमित थी और सांस्कृतिक अंतर के कारण कुछ भ्रामक बातें भी लिखी गईं। पुरातत्व की दृष्टि से देखें तो मौर्य युग के किस प्रमाण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? पुरातत्व की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण अशोक के शिलालेख और स्तंभ हैं। इनके माध्यम से न केवल शासन व्यवस्था, धर्म नीति, बल्कि भाषा और लिपि के विकास के बारे में भी जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग तथा प्राकृत भाषा का प्रचलन स्पष्ट होता है। इन अभिलेखों से तत्कालीन समाज, प्रशासन और अशोक की धर्म नीति का भी पता चलता है। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की। उनके उदय के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण और घटनाएं थीं? चंद्रगुप्त का उदय कई ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम था। सबसे बड़ा कारण था नंद वंश की अलोकप्रियता और अराजकता। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने नंदों को पराजित कर मगध की सत्ता हासिल की। इसके अलावा सिकंदर के आक्रमण के बाद शासकीय शून्यता बनी, जिसका लाभ उठाकर चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत पर भी अधिकार जमाया। क्या यूनानी स्रोतों में भी चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है और उनकी सेना संबंधी विवरण कितने विश्वसनीय हैं? यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकॉटस कहा है और उनकी विशाल सेना का उल्लेख किया है। जैसे प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ। हालांकि ये आंकड़े अतिरंजित लग सकते हैं, पर यह निश्चित है कि मौर्य सेना समकालीन एशियाई सेनाओं में सबसे बड़ी थी। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को डाकुओं का सरदार बताया, जो उनकी पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि दर्शाता है। चंद्रगुप्त का जैन धर्म से संबंध किस प्रकार स्थापित होता है? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व और कल्पसूत्र के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। वे श्रवणबेलगोला, कर्नाटक गए और वहीं संलेखना व्रत द्वारा प्राण त्यागे। यह घटना दिखाती है कि मौर्य सम्राट धार्मिक सहिष्णुता की मिसाल थे। अब चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक की, जिनकी धर्म नीति और शिलालेख विश्व प्रसिद्ध हैं। अशोक की धर्म नीति के मुख्य तत्व क्या थे? अशोक की धर्म नीति, जिसे धम्म कहा गया, मूलतः नैतिक आचार संहिता थी। इसका उद्देश्य था समाज में सहिष्णुता, दया, सत्य, अहिंसा, माता पिता व गुरु का सम्मान और न्यूनतम भोग। धम्म न कोई नया धर्म था, न केवल बौद्ध धर्म, बल्कि यह सार्वभौमिक नैतिकता पर केंद्रित था। अशोक के शिलालेखों की भौगोलिक विविधता और उनमें प्रयुक्त भाषाएं व लिपियां हमें क्या संकेत देती हैं? अशोक के शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हैं। इनमें प्रायः प्राकृत भाषा, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। वहीं कंधार जैसे स्थानों पर यूनानी और अरमाइक भी दिखते हैं। इससे पता चलता है कि अशोक ने अपने संदेश को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुभाषिक और बहुलिपिक रणनीति अपनाई थी। धर्म प्रचार के लिए अशोक ने कौन कौन से व्यावहारिक कदम उठाए? अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, धम्म यात्रा निकाली, अस्पताल बनवाए, पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया और समाज में कल्याणकारी कार्य किए। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक के शिलालेखों में कलिंग युद्ध का क्या महत्व है? कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का निर्णायक मोड़ था। युद्ध के दौरान हुई हिंसा और जनहानि ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया।
जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अहिंसा और धर्म के मार्ग को अपनाया। उनके 13वें शिलालेख में स्पष्ट रूप से कलिंग युद्ध की विभीषिका और उसके पश्चात हुए रूपांतरण का उल्लेख है। अंत में मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियां और कला की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इन क्षेत्रों में मौर्य युग की कौन कौन सी विशेषताएं थीं? मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत और संगठित था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के तहत राज्य के 7 अंगों राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र का उल्लेख मिलता है। केंद्रीय प्रशासन के तहत मंत्रिपरिषद, अमात्य और विविध विभागाध्यक्ष नियुक्त होते थे। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मौर्य काल कितना उन्नत था? मौर्य युग में कृषि, शिल्प और वाणिज्य को विशेष प्रोत्साहन मिला। भूमि कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर आदि से राजस्व आता था। कृषि के लिए सिंचाई व्यवस्था जैसे सुदर्शन झील विकसित की गई। व्यापार के लिए एकल मुद्रा, पर्ण, मसक, काकिनी प्रचलित थी। पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त, सोपारा जैसे बंदरगाह व्यापार के केंद्र बने। मौर्य कला की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन करें, विशेष रूप से स्तंभ, स्तूप और शिल्प की दृष्टि से। मौर्य काल में पत्थर की मूर्तिकला और वास्तुकला का पुनर्जागरण हुआ। अशोक के स्तंभ जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ, उच्च कोटि की शिल्पकला के उदाहरण हैं। इनकी चमकदार सतह और जानवरों की आकृतियां अद्वितीय हैं। सांची, भरहत, बोधगया जैसे स्तूप धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बने। बाराबर की गुफाएं और दीदारगंज की यक्षी जैसी मूर्तियां भी इसी युग की देन हैं। क्या मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव भी देखा जाता है? कुछ विद्वान मानते हैं कि अशोक के स्तंभों की प्रेरणा फारसी स्तंभों से मिली, खासकर पॉलिशिंग और अभिलेख अंकन की प्रवृत्ति। हालांकि मौर्य स्तंभ एक ही पत्थर से निर्मित होते थे, जबकि फारसी स्तंभ कई खंडों से। पशु आकृतियों की स्वतंत्रता, आधार रहितता और शिल्प की मौलिकता मौर्य कला को विशिष्ट बनाती है।